काजी फायद ईसा साहब इस सिस्टम के लिए इतना क्यों ज़रूरी है? काजी साहब का कोई एक फैसला ऐसा नहीं है पीटीआई के हक में आया हो, कोई एक फैसला ऐसा नहीं है जो कि हुकूमत वक्त को तंग करता हो। वो एक आइडियल गारंटर ऑफ दिस सिस्टम है। उनका क्लियर बायस अगेंस्ट इमरान खान एंड द तहरीक इंसाफ। वो पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे सफाइयाँ पेश करते करते, लेकिन ये दाव उनकी लेगेसी पे से नहीं देंगे। काजी साहब के ऐसे कौन से दो फैसले ताहयात उनका पीछा नहीं छोड़े? जनवरी 13 पीटीआई से उसका बल्ला छीनना, और जनवरी 13 तीसरा पूछेंगे तो वो भी जनवरी 13। मुझसे वो सेंटेंस मेरे कानों में से नहीं निकलता। तो काजी साहब ने एक बड़ी तारीखी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, अब अपने अरबी दोस्तों को थोड़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं तो इन कमीने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। अगर फजलुर रहमान हक में वोट नहीं देते इन तरमीम के, नंबर्स पूरे किए जा सकते हैं? करने को तो किए जा सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा था ना कि मेरे घर वालों को भी उठा लो। पीटीआई के लोग उठाए जा रहे हैं, घर वाले पिट रहे हैं, उसके बावजूद फजलुर रहमान साहब वहीं खड़े हैं। केपी गवर्नर को तो टिश्यू की तरह फेंकने को तैयार थी पीपल्स पार्टी। और चीजें भी ऑफर हुई होंगी ना, जाहिर है। अगर उसके बाद भी वो एक बुनियाद पे खड़े हैं, और अब तो फैन लग रहे हैं ये अभी नया बना हुआ फैन हूँ, मेरे ख्याल से तो इसको दाद ही देनी चाहिए। अटैक है ऑन द जुडिशरी, जनरल शेम है। इस बार बार्स की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि खरीद ले गई है। क्या चेक्स आ जाएंगे? अगर ये पास होती है इस शक्ल में तो ये वकला चुप नहीं बैठेंगे। बोलने का वक्त तो अब है ना, जब हो ही जाएगी तो फिर क्या फायदा बोल रहे हैं। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए एक बार फिर सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। काजी फायद ईसा साहब 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर हो रहे हैं, और नए आने वाले चीफ जस्टिस, उनसे क्या तवक्कुआत हैं। आज की पॉडकास्ट में हम इन इश्यूज़ पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइज़ जाफरी साहब, जो सीनियर लॉयर हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइज़ भाई, कैसे हैं आप? बस हाँ, बिल्कुल ठीक फैसला। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मोइज़ भाई बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा मोइज़ भाई, सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम जो होने से रह गई थी किसी वजह से, अब उस पर दोबारा अटैम्प्ट कब होने जा रहा है, या मामला दब गया? अगर चिड़ियाओं का जो रिवायती लोग हैं, सेठी साहब हैं, जो लोग इन द नो हैं, उनका देखा जाए तो वो तो डेट्स भी दे रहे हैं कि 25 से पहले ये तारीख़ है, ये एससीओ के बाद ये तारीख़ है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर नंबर्स हैं तो वो कर चुके होते, वो सितंबर में ही कर चुके होते बग़ैर बताए। जो आज हमें दर्स दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का और डेमोक्रेसी का, जिस तरह बिलावल साहब कर रहे हैं, दर हकीकत हमें इज्तिमाई तौर पे बेवकूफ़ समझते भी हैं और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर नंबर्स होते हैं इनके पास तो ये डार्क ऑफ नाइट के अंदर ये तरमीमें पास कर देते। और जो तरमीम का पहला मसवदा था कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक, उसमें आर्टिकल 8 के से शुरू होता था, वो आर्टिकल 8 की तरमीम। और वो बेसिकली वो शिक है जो कहती है कि आइन जो भी कानून साजी पार्लियामान करेगी जो कि किसी के बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ होगी, वो गैर कानूनी, गैर आइनी होगी, वो आइन से मुतसादिम होगी। तो इसके अंदर जो पहली नीयत थी, बग़ैर बताए बग़ैर दिखाए, कोशिश ये थी कि पहली तरमीम आर्टिकल 8 में की जाए, ताकि उसके उज़र पे जो आर्टिकल 199 की तरमीम है कि जो भी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हो उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, उसको यहाँ से तक़वियत मिले कि अगर कल कोई कानून पास हो जो कहे कि हर आदमी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है या बलूचिस्तान में साकिन होते हुए फ़लाँ चीज़ कहता है, बिलफ़र्ज़ उसको 3 साल सज़ा हो जाए, और वो आपके बुनियादी हुकूक के भी ख़िलाफ़ हो, ड्यू प्रोसेस के भी ख़िलाफ़ हो, राइट टू फेयर ट्रायल के भी ख़िलाफ़ हो, तो भी उस आइन के अंदर ये उसके मतन से मेरे ख़्याल में वायलेशन करते हुए ये कार्व आउट दी जा रही थी कि इस तरह के भी क़वानीन बनाए जा सकें। और ये जो एक बिल्कुल कैजुअल लहजे में फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो पहला ड्राफ्ट शेयर किया भी अपनी कैप्चर्ड बार एसोसिएशन से, उसके अंदर ये आर्टिकल 8 का जिक्र नहीं था। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, जब उन्होंने आके टीवी पे ये बात की। और कामरान साहब अपनी बात पे खड़े रहे कि देखें, मैं अपनी हैयत समझता हूँ, मैं अपनी वक़्त समझता हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता कि मैंने बिलावल साहब ने हमसे क्या कहा, लेकिन उन्होंने ये बात दोहराई कि बिलावल साहब ने आके कहा कि ये हमें करना है। हमने पहला सवाल जब आर्टिकल 8 के हवाले से पूछा, ये बुनियादी हुकूक की ट्रैम्पलिंग का, तो उन्होंने कहा बस क्या करें, ये हमारी मजबूरी है, आप लोग इस पे शोर मचा देना तो फिर हम देख लेंगे। तो इस तरह के माहौल में और इस तरह के ख्याल से ये आइन के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, और हमें सबक सिखा रहे हैं कि जिन्ना साहब ने 1930 में क्या कहा था, दुर्रा पटेल साहब का क्या ख्वाब था। ये हमें अगेन इज्तिमाई तौर पे बेवकूफ़ समझते हैं और मज़ीद बनाना भी चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अगर पहले नंबर पूरे होते तो हो चुकी होती, तो हो सकता है कि पहले होमवर्क ना हुआ हो, अब ज़्यादा अच्छे होमवर्क के साथ आ रहे हैं। जी देखें,
जो बाद में तबसरे हुए हैं उनसे तो ये बात साबित होती है कि अव्वल तो उन्होंने बेसिक पेडेंटिक पाकिस्तानी हरकतें की थी कि उनको ये नहीं ख्याल था कि स्पीकर खुद वोट नहीं कर सकता या नेशनल असेंबली जो चेयरमैन सेनेट हैं वो खुद वोट नहीं कर सकते, तो इस तरह नंबर्स की भी कमी हुई और तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से इनको इस वक्त के जमहूरियत के अलमबरदार यानी फैसल वावडा साहब ने कहा कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि उनको लगा था कि मौलाना साहब जो हैं वो इस लय में बह जाएंगे। उनको ख्याल था कि मौलाना साहब भी उनका बुग़्ज़ इमरान में कम से कम इतना साथ तो दे देंगे कि ये आइन के साथ ये खिलवाड़ का साथ दे दें। तो मेरे ख्याल में ये बेसिक होमवर्क नहीं था और ये डराना और मुझे जो उस दिन के विजुअल्स एक वकील या एक कमेंटेटर की हैसियत से नहीं बल्कि मतलब एक कराचीआइट होते हुए भी जो मुझे याद है वो एक MQM के नामालूम टाइप साहब आए थे और बहुत ही वो जोश में थे और वो कमेंट करने के लिए भी बड़े तैयार थे पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके कि ये हमें करना है और बिल्कुल करना है। और उनसे मेरे ख्याल से एजाज साहब की आवाज़ थी या कोई सुनी सुनाई आवाज़ थी, फेमिलियर आवाज़ थी। उन्होंने पूछा क्या करना है, तो उसका उनके पास जवाब नहीं था। वो पहुंचे थे और बड़ा समझा रहे थे हमें कि बस वक्त आ गया है और बस ये ज़रूरत है और ये होना ही है। क्या होना है उनको नहीं पता था, लेकिन इतनी हिम्मत थी कि फिर भी आके इतने खोखले पोजीशन को भी आके वो लोगों को सुनाने को बज़िद थे। तो इस तरह की चीज़ें तो मतलब आप देखें किस लेवल का कैप्चर है और किस लिए कैप्चर है कि एक आज़ाद अदलिया है, आखिरकार पेंडुलम स्विंग हुआ है। पहले सिर्फ आज़ादी होती थी और इफ्तिखार चौधरी टाइप अकल होती थी, फिर एक कंजर्वेटिज्म उसके बाद आया। अब आखिरकार एक सेट ऑफ जजेस हैं, हाई कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं, जो कि अव्वल इंडिपेंडेंट हैं और काबिल हैं अगर आप अमूमी तौर पे एक जायज़ा लें। और इनसे इतना डर है कि इसको एक जनरेशन के लिए कम से कम डिसरप्ट करना है कि आइंदा जो चीफ हैं वो हमसे पूछ के लगें। जिस चीज़ को हासिल करने के लिए जुडिशरी के अंदर जनरेशन ज़ाया हुई इस बुनियाद पे कि एग्जीक्यूटिव के आप ताबे बहुत ज़्यादा हैं, आप पार्लियामान की तरफ देखते हैं, आप इंतज़ामिया की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए अल जिहाद का फ़ैसला आता है कि सीनियरिटी फॉर द चीफ इंश्राइंड है। फिर एक पार्लियामानी कंसेंसस साल भर बिल्ड होता है मुशर्रफ के बाद और 18वीं तरमीम के अंदर इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाता है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इसीलिए तो किया जाता है क्योंकि वरना आप ताबे थे, वरना आप उनके ख्यालात के ताबे थे। आप जैसी सीनियरिटी बढ़ना शुरू होती थी आप देखना शुरू हो जाते थे कि मेरा चीफ का साल बनेगा नहीं बनेगा, मैं पहले लगूंगा नहीं लगूंगा। इसको वापस लाने का सिर्फ एक मकसद है कि इस आज़ादी से डर है, खौफ है, मैंडेट की जाली होना, मैंडेट हासिल करने की जालसाजी का सामने आना का डर है, खौफ है। ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द रिकॉर्ड है। ये इससे ज़्यादा और इससे कम कोई और चीज़ नहीं है। ये कोई दौरा पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना और ये सब कुछ, ये सब खामखाई की बेवकूफ़ बनाने के हरबे हैं। कोशिश एक है कि किसी तरह चोरी की है, डाका डाला है, किसी तरह बच जाए। अच्छा मोइज़ भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये 26वीं जो आईनी तरमीम हो रही थी, इस पे मतलब किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डेंट लगाया जा रहा था। एक आईनी अदालत तो बन रही थी उसके पैरेलल, तो कोई 3-4 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे लग रहा है कि बिल्कुल ही यानी कि अदलिया की, जैसे पीटीआई वालों ने कहा कि तदफीन हो रही थी, या अदलिया के बिल्कुल पर काटे जा रहे थे। हो क्या रहा था ये? देखें फैसल, पहले तो हो ही 3-4 चीज़ें रही थी। वो जो मुसव्वदा इतना लंबे चौड़ा सामने आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि थी ना गालिबन जी, वो 56 इसलिए थी, इसलिए कि वो 3-4 चीज़ें करने के लिए जो नोमेनक्लेचर चेंज करना होता आइन में अलग अलग जगहों पे, वो रेपिटिशन थी। होने को 2-3 मेजर चीज़ें जा रही थी। हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र उसकी ईमा के बगैर करना, पॉसिबल करना, इसको वापस लाया जा रहा था। 18वीं तरमीम ने इसको निकाला गया था ये जानते हुए कि ये हाई कोर्ट की आज़ादी पे कतगन है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए रिवायती तौर पे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ जब इस्तेमाल हुई है जब एक आज़ाद ख्याल जज को ठिकाने लगाने के लिए उठा के आपने किसी रिमोट एरिया में फेंक देना हो, ताकि उसको डर लगा रहे कि मुझे ये कराची से निकाल के मकरान भेज देंगे अगर मर्जी का फैसला नहीं, अगर फैसला जो है वो मैं कुछ ज़्यादा करूँ। और अभी भी हमारे आइन के अंदर ये शिक मौजूद है कि हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसकी रजामंदी के साथ। और ये शिक क्यों है? इसलिए कि ऐसे कुछ मुकदमात होते हैं जिनके ऊपर उस प्रोविंस के जज का फैसला करना बतदरीज मुश्किल होता है, या फिर ऐसे कुछ मुकदमात होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो शायद किसी और हाई कोर्ट में बैठा हो। इसके लिए ये गुंजाइश मौजूद है। इस तरह कभी आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, इस तरह कभी इस्तेमाल करने की सोचा ही नहीं गया। जैसे कि मतलब मिसाल के तौर पे ये जो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ ओमनी ग्रुप के हवाले से ये जो फेक अकाउंट्स के केस थे, ज़रदारी साहब का मुकम्मल कोशिश क्या रही है जिसमें अब वो कामयाब हो गए कि साकिब निसार ने कानून से हट के इन मामलात को इस्लामाबाद मूव कर दिया। क्यों मूव किया? क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे रियासत का कब्ज़ा है,
इन लोगों का कब्जा है रियासत पे, यहाँ पे क्या आज़ाद इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस होगा, उसको अनडू करने के लिए पूरी कोशिश रही है और अब वो कामयाब होकर यहाँ पे मामलात आ गए और अब तो वो दफन भी हो गए होंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आइन के अंदर एक हिस्सा मौजूद है कि चलें आप उसको उठा के किसी और सूबे में उस इन्वेस्टिगेशन को ना फेंकें, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस और उसकी एजुडिकेशन के लिए आप कहीं और से जज ला सकें। बहरहाल ये एक था। दूसरा ये था कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो इस वक्त अमली रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामान की अलामती है। पार्लियामान एक रबर स्टैंपिंग, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एक रबर स्टैंपिंग बॉडी बन गई है और असल फैसला जो है वो जजेस के पास रह गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये एक ऐसी तरमीम है जिसपे जजेस भी साथ हैं, यानी कि बहुत सारे जुडिशल रिफॉर्म की आवाज़ें जो अदलिया के अंदर से आई हैं वो भी ये कहती हैं कि ये जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी को जम करके जो 18वीं तरमीम की पहली नीयत थी वो वापस बहाल हो जाए। क्योंकि हुआ ये था, आई एम श्योर यू आर अवेयर, 18वीं तरमीम में यही प्रपोज किया गया था कि एक कॉलेजिएट बॉडी होगी जिसमें पार्लियामान की भी खातिर खा रिप्रेजेंटेशन होगी और जजेस की भी होगी, और वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि अगला जज किसने बनना है। इसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने पूरी 18वीं तरमीम को हाईजैक करके रख लिया था और सुनना शुरू हो गए थे उसके खिलाफ, इस बुनियाद पे कि अगर आप ये करेंगे ना तो ये अदलिया पे वार है, जो कि मेरे ख्याल में नामुनासिब बात थी। और फिर 19वीं तरमीम करनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रफा दफाई इस बुनियाद पे किया कि उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया कोर्ट के अंदर कि अगर ये हो जाए तो ठीक है। तो उन्होंने ये पार्लियामान के सर पे बंदूक रख के उस 18वीं तरमीम के खिलाफ चैलेंज को डिस्पोज ऑफ ही इस बुनियाद पे किया कि आप ये तरमीम कर लें, जिसकी वजह से बजोरे बाजू जुडिशरी ने 19वीं तरमीम निकलवाई। तो मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम में जो जुडिशल कमीशन का ढांचा बनाया गया था वो दुरुस्त था, और एक अनफेयर उसकी डिसबैलेंस क्रिएट किया गया था जुडिशरी की तरफ से, और उसको ठीक होना चाहिए। इन लोगों के हाथों ठीक नहीं होना चाहिए और इस नीयत से ठीक नहीं होना चाहिए शायद, लेकिन ठीक होना चाहिए। तो एक तो ये तरमीम। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी जिसका जो ज़बान ज़द आम है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट को बराए नाम सुप्रीम छोड़ दिया जाएगा और दरहकीकत एक ऐसा कोर्ट बना दिया जाएगा जो कि फाइनल कोर्ट ऑफ एजुडिकेशन हो मुल्क में, जिसके हुक्म के ताबे बाकी तमाम इदारे हों। जो इसका सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को निकाल के एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाएगा। और उसके साथ साथ नीयत भी क्या जाहिर होती है कि पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब लगाएंगे, यानी कि अगले 2-3 साल ही निकालने हैं ना। जो मैंने शुरू में कहा कि एक डाका डाला है, उस डाके में पकड़े नहीं जाना, अपनी इलेजिटिमेट मैंडेट को एक्सपोज नहीं होने देना, लिहाजा इस तरह 3 साल खरीदने का एक उम्दा मौका। अगर ये इस तरह की तरमीम पास भी कर देते हैं फैसल साहब, और इस तरह का एक इलीगल कोर्ट बना भी देते हैं, तो भी इस कोर्ट को भी अगर वो चलने देंगे तो वो थ्रू अ जनरेशन इसके अंदर भी जजेस ऐसे आ जाएंगे जिनसे वो फिर खार खाएंगे। तो बात इस वक्त लॉन्ग टर्म विजन की नहीं है, बात बस ये है कि किसी तरह कुछ टाइम बाय हो जाए, ये अगले 3-4 लोग जो हैं इनमें से अक्सरियत जो है बहुत लायक है, लिहाजा ये एक कोशिश। और फिर उसके बाद तमाम जजेस की बिलउमूम उम्र सर्विस की बढ़ाना। अब ये भी अगर नीयत साफ होती तो ये भी गलत नहीं है। जिस तरह की औसत अब उम्र हो गई है लोगों की, उसी के साथ साथ कुछ जजेस अपने बेस्ट पे होते हैं जब उनको रिटायर होना पड़ता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये भी अगर नेक नियति से बात सामने आती तो इस पे गौर होना चाहिए था, और इस प्रोसेस को अगर उसका इतलाक जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम साहिबान के बाद होता तो दुरुस्त था। यानी कि आप आज ले आते ये तरमीम के 68 होगी, लेकिन होगा जब से आखिरी रिटायरिंग सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो जज है उसके बाद से 68 हो जाएगी उम्र। अगर ये प्रपोजल होता तो आप देखते कि जी नेक नियति पर मबनी है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, सम जजेस डू देयर बेस्ट वर्क इन देयर लेट 60s, उनको क्यों इस बात से, और हमें क्यों एज लॉयर्स और पब्लिक को इससे महरूम क्यों किया जाए ऑफ फाइन लीगल टैलेंट। तो ये तरमीम एज अ होल थी। अच्छा मुझे भाई, आप अब तो माशाल्लाह अब सियासत भी आपने ज्वाइन कर लिया, आप सियासतदान भी हैं और लॉयर तो काबिल हैं ही। मुझे ये बताइएगा, अगर ये आईनी तरमीम बिल फर्ज पास हो जाती है, ठीक है, हम इस पार्लियामेंट की वैल्यू तो हम सब जानते हैं ना कि किस तरह से आए, पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल है। ये आईनी तरमीम हो जाती है, क्या इस तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? देखें, कोशिश तो उनकी पूरी है कि ना किया जाए। जो एक और शिक जिसका मैंने जिक्र नहीं किया वो ये होगी कि वाज़े तौर पे लिख दिया जाएगा कि आइन के अंदर कोई तरमीम अगर की गई हो तो उसका सवाल किसी भी अदालत में नहीं उठाया जा सकेगा, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अच्छा, ये लिख दिया गया जी, ये उस एक मसवदा, देखिए अव्वल तो हमें पता ही नहीं है ना क्या करने जा रहे हैं, एक मसवदा किसी का, एक मसवदा किसी और का, लेकिन जो आजम नरीद ताड़ साहब ने बार के अंदर जाके शेयर किया था उसमें ये शिक मौजूद थी कि
अगर आइन में तरमीम कर दे पार्लियामान तो उसके ऊपर सवाल जो है वो कोई अदालत में नहीं उठाया जाएगा, और अगर अदालत इस हवाले से कोई फैसला कर दे तो वो फैसला एड इनिशियो वॉइड होगा, यानी कि वो फैसला अपनी शुरुआत से ही कलअदम होगा। तो कोशिश तो पूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये पास कर देते हैं इन इट्स करंट फॉर्म तो चैलेंज ज़रूर माउंट होगा सुप्रीम कोर्ट में, और इसी बुनियाद पे होगा कि हमारे आइन की जो बुनियादी ढांचा है, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उससे मुतसादम है ये तरमीम, क्योंकि ये जुडिशरी को इंतज़ामिया के ताबे करती है, ये अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे करती है, अदलिया के अंदर एक ऐसी दौड़ लगा देती है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, इसको हमारे वेरियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस के ख़िलाफ़ है, और बुनियादी सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये कह चुकी है हमारी जुडिशरी। आखिर में जो लास्ट कहा है वो 2015 में आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो तरमीम हुई थी उसके अंदर मेजॉरिटी ने कहा था कि हैं सेलिएंट फीचर्स, और उनमें से एक अदलिया की आज़ादी है। तो इसके ऊपर ज़रूर सवाल उठेगा, चाहे वो कन्वेंशनली ना उठे और चाहे उसके जवाब में हुकूमत कहे कि नहीं ये तो उठा ही नहीं सकते, हमने तरमीम में लिख दिया, लेकिन जिस तरमीम में लिखा उसी तरमीम के ऊपर क्योंकि सवाल उठ रहा है, तो मेरी नज़र में तो उठेगा, उठना चाहिए अगर ये कर पाते हैं। ये तरमीम हमारे मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है? देखें, सियासतदानों की दौड़ें लगी हैं, फजलुर रहमान, बिलावल, नून लीग के गैप में भी हलचल है, ठीक है। ये तो एक जो हमें किरदार वो हैं जो हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं, क्या ये यही किरदार हैं जो ये चाहते हैं, या इसके पसे पर्दा भी एस्टेब्लिशमेंट है? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में तो यही किरदार चाहते हैं, क्योंकि इनकी बका इसी में है। क्योंकि अगर इनके इलेक्शन के जो नंबर सामने हैं, जो काजी फाइज ईसा के ज़माने में ताख़ीर का शिकार हैं प्रोसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हों, या इलेक्शन एज अ होल डिसबैलेंस था, इलेक्शन रिग्ड था, इस हवाले से जो पिटिशंस हों, ये इनकी सुनवाई नहीं हो रही, और इसी के अंदर उनका सर्वाइवल है कि इसकी सुनवाई ना हो। क्योंकि देखिए, हुआ ये कि हमारे यहाँ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए 2018 में, उससे पहले कई इंस्टेंसेस में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और पावर्स दैट बी ने ये फैसला किया कि फ़लाँ ने आना है, तो फ़लाँ की अगर 30 सीटों की सपोर्ट थी तो उसको इलेक्शन से पहले लोगों को कोवर्स करके, कजोल करके, मक्खन लगा के, धमका के आपने उनके साथ मिला दिया, जिसको हम रिवायती तौर पे इलेक्टेबल्स कहते थे। जनूबी पंजाब महाज खड़ा हो गया था 2017 के आखिर में, और उसका काम ये था कि 30 सीटें लेके आप इमरान खान की झोली में डाल दें। वो लोग थे जो रिवायती तौर पे किसी और जमात में थे। तो इस तरह की प्री इलेक्शन रिगिंग होती आई है, इसको आप एज रिगिंग तस्वर नहीं करते, और इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग रिग हो रहे होते हैं वो मानते नहीं है कि वो रिग हो रहे हैं। अच्छा, फिर पोलिंग डे रिगिंग होती है, इसको अल्ताफ हुसैन साहब ने एक आर्ट बना दिया था कराची में कि डब्बे भरना है। अब उसको भी प्रूव करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे नंबर्स जो हैं वो आप यही दिखाएंगे ना कि ये कैसे हो गया कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग जो है वो जो औसत थी उससे दुगनी हो गई। अब आप ये सवाल तो उठाएंगे, आप मॉरल क्वेश्चंस उठाएंगे उस इलेक्शन पे, लेकिन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अगर एक कॉमेंट नहीं देते किसी एक स्पेसिफिक हिस्से के बारे में, उसके अलावा आप बस शोर ही मचाते जाएंगे और कहेंगे देखो MQM क्या करती है कराची में, करके कामयाब हो पा रही थी क्योंकि उसके whatever सपोर्ट सिस्टम्स थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नहीं मीट हो पा रही थी। यहाँ पे 2024 वाले इलेक्शन में ये दोनों चीज़ें भी हुई, लेकिन लोगों को अगेन अवाम को बेवकूफ़ इतना समझा गया कि ये सोचा गया कि यार ये वैसे ही हमसे डरते हैं, अब निकलना भी बंद हो गए हैं और हमने सिंबल भी छीन लिया है, तो अब ये झोला है, ये क्या फैसला करेंगे कि भाई इसको बैंगन ने वोट देना है, इसको लालटेन पे वोट डालना है, इसके उम्मीदवार को ऊपर नेशनल असेंबली में बैंगन दी हुई है तो जानबूझ के नीचे वाले MPA को मुखालिफ उम्मीदवार को बैंगन दी हुई है, जो कि इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ढूंढ के जलील करना या बेइज्जत करने की कोशिश, ये सोचा था कि बस अब हो गया, हमने कर दी प्री इलेक्शन रिगिंग, ऑन डे रिगिंग जहाँ करनी है वहाँ देख ली, पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर दूर डाल दिया किसी इलाके से। जिस तरह कंस्टिट्यूएंसीज मैप हुई थी उसके अंदर भी सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह सेंसस हुआ था, जिस तरह मरदमशुमारी हुई थी, वो सब कुछ कर दिया, तो अब तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लोग निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, और वोट किसको दिया? जिसको आप नहीं चाहते थे, जिससे आपके लिए सरप्राइजिंग है वैसे ये इलेक्शन डे पे जो हुआ? जी, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि लोगों ने फिर भी रेजिलियंस दिखाई, रेजिस्टेंस दिखाई। और मुझे तो छोड़े, मैं तो एक ऑब्जर्वर हूँ, उनके लिए सरप्राइजिंग था जो ये सब कुछ कर रहे थे। और साफ वाजे है, क्योंकि देखिए ये पूरी तमीद बांधने का मकसद ये था कि फिर उन्होंने क्या करना पड़ा, पोस्ट पोल रिगिंग। और दुनिया भर में पोस्ट पोल रिगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि साफ नज़र आती है, जो कि साफ तरीके से पकड़ी जा सकती है, और यही उनका डर है कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन मामलात को मंतकी अंजाम तक ले जाएं
तो नवाज शरीफ साहब को एक पोलिंग स्टेशन से जितने वोट्स वहाँ पे टैली हुए हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो वोट्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। अगर इस बात को मंतकी अंजाम तक ले जाया जाए तो वो इलेक्शन वॉइड है। अगर जिस तरह की टैलिंग एक रिटर्निंग ऑफिसर ने की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ठप्पे लगे हुए बाकी 4 कैंडिडेट्स के पोलिंग ऑफिसर्स के पास मौजूद कुछ और नंबर्स हैं और एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास से बाद अज़ां एक और नंबर निकल रहा है। अब ये तो मैथमेटिकल इश्यूज हैं, ये 5 मिनट के रेजोल्यूशंस हैं। ये 5 मिनट में रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अनथक कोशिश है कि किसी तरह कोई काबिल या आज़ाद जज जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक ना ले जा सके। और इसके अंदर उनके पास एक विलिंग पार्टिसिपेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, जो कि ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत एक बाइज्जत और आईनी इदारा है और आप इसको इज्जत दें और आप इसकी सारी बातें सुने, और उनको कुछ नहीं नज़र आ रहा, उनको कोई साजिश नहीं नज़र आ रही, कोई लार्जर डिज़ाइन नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ें चल पा रही हैं। अब जब उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है तो पहले तो कोशिश थी कि किसी तरह ये रिटायर ही ना हो, और फिर कोशिश ये रह गई कि अगला आने वाले को या तो इतना डरा दें कि वो ये कुछ कर ना पाए, या फिर उसको सिरे से हटाई दें और दूसरा हम अपना एक और चैप्टर खोल लें नए चीफ के साथ, जो कि यही समझे कि जी इलेक्शन कमीशन बहुत बाइज्जत इदारा है और ये तो कुछ गलत नहीं हुआ है और ये सब शोर जो है ये फजूल का है। अब इसमें एक चीज़ है, मैं हर जगह कोट करता आया हूँ, मेरे ख्याल में मैं आपके पास भी कोट करता हूँ, ये किस तरह की जेरीमैंडरिंग है। ये तैमूर सलीम झगड़ा जो है ना, जिन्होंने IMF के अंदर साजिश करने की कोशिश की थी, इनके जो प्रोविंशियल इलेक्शन है इसके, या आई डोंट नो कौन सी सीट है, बट इसके अंदर एक स्टैटिस्टिशियन ने जिसका नाम आप निकाल के लगा दीजिएगा, मैं अभी नाम नहीं याद, उसने उनके फॉर्म 45 का जायज़ा लिया जो इलेक्शन कमीशन सही मानती है, जो RO ने टैबुलेट किए हैं। तो उसके मुताबिक उनके जो वोट्स पोल्ड के नंबर्स हैं वो 40% पोलिंग स्टेशंस में 0 के हिस्से में ख़त्म हो रहे हैं। तो पोलिंग का ना किसी भी कुछ भी रैंडम नंबर्स, रैंडम होता है ना, किसी पोलिंग स्टेशन में 970 आ गए, किसी में 971 आ गए, किसी में 425 आ गए। तो किसी भी ऐसे स्टैटिस्टिक में कि जहाँ पे आपने रैंडम नंबर्स जमा किए हों, वहाँ पे 0 के हिस्से में किसी चीज़ का अख्ताम होने का वही चांस होना चाहिए जो 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसका जब आप एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाते हैं तो तकरीबन बराबर ग्राफ बनता है कि भाई 20 स्टेशंस का 920 यानी कि 0 में वोट ख़त्म हुए, 910 हों, 150 हों, 0 के हिस्सों में 20 स्टेशन से ख़त्म हुए, 25 के 5 के हिस्से में ख़त्म हुए, 26 के 1 में हुए। इस तरह की वेरिएशन आ जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो जब आप जालसाजी पकड़ते हैं तो सबसे पहले इस तरह की वेरिएशंस देखते हैं। तो जो तैमूर झगड़ा का हल्का है उसमें 0 के हिस्से में 40% पोलिंग स्टेशन के नंबर ख़त्म हो रहे हैं और बाकी सब जो है वो नॉर्मल है। तो इन्होंने अब आपको समझाने के लिए, ये एक अजीब सी बात लग रही है, अब ये कितनी अजीब है उसने समझाने के लिए कुछ स्टैट सामने रखे हैं। दुनिया भर में एक साल में कई सारे लोग जो हैं वो शार्क अटैक से मर जाते हैं। तो आप अगर समंदर में उतरेंगे या ना भी उतरें तो किसी भी दुनिया में फ़र्द का शार्क के अटैक से मर जाने का चांस होता है 1 in 3 मिलियन। इसी तरह बहुत सारे लोग दुनिया में बिजली गिरने से मर जाते हैं। किसी भी एक फ़र्द का बिजली गिर के मर जाने का चांस होता है 1 in 3 या 4 मिलियन। ये जो स्टेटिस्टिकल एनोमली है इसका चांस है 1 in 57 बिलियन। अच्छा, ये भी अब नंबर्स है ना, तो अब इसको समझाने के लिए उसने एक और बात की, यानी कि आपका इसका चांस ज़्यादा है कि आप एक शार्क मछली के दांतों में फंसे हुए हों और आप पे बिजली गिर जाए और आप मर जाएं। इसका भी चांस ज़्यादा होगा, ना कि ये कि फितरी तौर पे तैमूर झगड़ा के हल्के में 40% वोट्स जो हैं वो उन पोलिंग स्टेशन पे 0 के हिस्से में ख़त्म हुए हों। वो चांस ज़्यादा है टू डाई वाइल्स बीइंग ईटन बाय अ शार्क एंड बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग एट द सेम टाइम। दैट इज स्टिल मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी देन द नंबर्स इन तैमूर झगड़ा's पोलिंग स्टेशन बीइंग नेचुरल। अब ये चीज़ें ये काजी साहब को नज़र नहीं आती, लेकिन ये ज़बान ज़दे आम है। मेरे ख्याल से इस तरह से अगर ज़बान ज़दे आम ना भी हो तो आप किसी से भी पूछ लें, मतलब आप किसी से भी पूछ लें काजी साहब के अलावा और 2-3 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा कि क्या हुआ है, और वो आपको बता देगा। ये जो आईनी तरमीम है, क्या इसमें ऐसा भी कुछ है कि ये जितने भी इलेक्शन से मुतल्लिक शिकायत हैं, ये जो पटिशन्स हैं, अगर ये हमारी एक पैरेलल अदालत बन जाती है तो इनकी सुनवाई नहीं हो सकती? कुछ है ऐसा आईनी तरमीम में? मैंने इस हवाले से ये तो गौर नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो फिर इस नई अदालत में जाएंगे तो यहाँ का मामला उनका हल हो जाता है। दूसरा ये है कि आर्टिकल 17 यानी एक सियासी जमात को अगर एक हुकूमत एक इंतज़ामिया कहे कि ये सियासी जमात जो है ये पाकिस्तान के निज़ाम और नज़रियात के ख़िलाफ़ है और इसको बैन कर दिया जाए, तो इस वक्त वो बैन नहीं कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अप्रूवल की मोहर ना लगाए।
तो उस शिक के अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट का नाम हटा के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डालने की कोशिश है, जो पहला मसवदा सामने आया था। तो यानी कि अगर इस इलेक्शन का फिर मामला जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अगर पीटीआई को, अगर मुमकिन तौर पे हम समझें ये पीटीआई के लिए आ रही है, तो पीटीआई को अगर बैन कर देती है हुकूमत, तो उसकी सारी सीटें जो जीती भी होती हैं वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उन सीट्स पे से। तो वो दोबारा इलेक्शन होता है, वो दोबारा हो या ना हो, लेकिन मगर नहीं, ये तो आज़ाद है ना सर। अगर पीटीआई बैन भी हो जाती है तो ये तो आज़ाद हैसियत से लड़े हैं ना ये लोग। तो जी, ये आज़ाद हैसियत से गलत लड़े हैं, क्योंकि इनको आज़ाद हैसियत गलत तस्लीम की गई है इनकी, और सुप्रीम कोर्ट का अब इसका फैसला वाज़ेह है कि ये आज़ाद कभी थे ही नहीं। ये पीटीआई के ही कैंडिडेट थे और इलेक्शन कमीशन ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया था। और बेहतर ये होता कि अगर वो फैसला, यानी जनवरी 13 काजी फायज़ ईसा साहब का फैसला, बेहतर ये होता कि अगर वो ये वाजे कर देता कि हम आपकी हैयत बतौर जमात नहीं ख़त्म कर रहे, सिर्फ आपका यूनाइटेड सिंबल आपसे ले रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन ये क्यों हुआ, इसका शायद आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुझ भाई, अगर हम नंबर गेम की बात करते हैं तो नंबर गेम को आप किस तरह से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि फजलुर रहमान जो हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट टाइम जो उन्होंने हामी नहीं भरी वोट देने की, तो उनका कोई ज़मीर जाग गया था या कोई और वजह है, या वो अपने भाव बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या लग क्या रहा है आपको, नंबर गेम में क्या चल क्या रहा है पसे पर्दा? देखिए, इनिशियली तो मैं भी बहुत बेयकीनी का शिकार था कि फजलुर रहमान साहब ने क्यों ये प्रिंसिपल पोजीशन लिया। फिर मैं इस बात का कायल था कि शायद उन्होंने ये देख लिया कि ये इतनी जल्दबाजी में की जा रही है कि उन लोगों ने नंबर्स का इस हद तक इंतज़ाम नहीं किया है कि फजलुर रहमान साहब के साथ होने के बावजूद भी उनके नंबर्स नहीं है, जो कि दुरुस्त बात थी। लेकिन फिर 63A को अल्हम्दुलिल्लाह काजी फायज़ ईसा साहब ने अंडू कर दिया और अब फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो हलाल हो गई है वापस से, और पीटीआई के लोग उठाए जा रहे हैं और उनके घर वाले पिट रहे हैं उनको ढूंढने के चक्कर में। लेकिन उसके बावजूद फजलुर रहमान साहब वहीं खड़े हैं, और फजलुर रहमान साहब के जो कानून के मुशीर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो वहीं खड़े हैं। और वो उनके बारे में जितना भी मेरे ख़्याल में जितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है उनके मौक़िफ़ के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कंसेंसस हो गया, फजलुर रहमान साहब ने हाँ कह दी और आखिरकार होल्ड आउट ही कर रहे थे, और जितना मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी प्रिंसिपल पोजीशन के हवाले से कि ये तो यही है और ये फ़लाँ चीज़ ले रहे हैं और फ़लाँ ले दे हो रही है। लेकिन जब भी ये हुआ है उसके थोड़ी ही देर बाद फजलुर रहमान साहब ने आके जब पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया है, तो वो अटल हैं, वो खड़े हैं। तो मैं इस वक्त 15 अक्टूबर 12:10 दोपहर के, मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला शायद प्रिंसिपल स्टैंड है जो एक सियासतदान का लेते हुए मैं देख रहा हूँ। खिलाफ़े तवक्को देख रहा हूँ और खिलाफ़े ज़ाती फ़ायदा देख रहा हूँ। फजलुर रहमान साहब की सियासत का फितरी इंतकाल है पीटीआई। उनको ये पता है कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स जो हैं उनकी, वो इस तरह हो नहीं सकती अब जिस तरह की पीटीआई, और अगर नहीं है पीटीआई तो पीटीएम है। यानी फजलुर रहमान साहब को इस पूरी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि वो जवाब, फिर सिवाय इसके कि वो इस वक्त उसूल पे खड़े हैं, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो ये बार-बार आप टाइम क्यों याद दिला रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो देखिए, मतलब बदल क्योंकि इट जाएंगे? इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं अब बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट टू यंग एनीमोर। मैंने पाकिस्तान में मतलब 10-12 तरामीम देखी हैं। मैंने पाकिस्तान में सियासतदानों को आते जाते देखा है, मैंने झूठ देखे हैं, मैंने तवातुर से मतलब बेगैरती से झूठ देखे हैं, लेकिन मैंने प्रिंसिपल पोजीशन नहीं देखी है आज तक। इस तरह की प्रिंसिपल पोजीशन कि एक छोटी सियासी जमात जिसने रिवायती तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे के अपने फ़ायदे लिए हों, जिसने रिवायती तौर पे अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए बड़बोलेपन के ऊपर कुछ दो और कुछ लोग का की सियासत सहारा हमने लिया देखा हो, है सर। जिसने हमेशा हमें डरा के हमसे कुछ लिया हो, तालिबान आ रहे हों तो उसको सेलिब्रेट किया हो ये सोचते हुए कि अब हमारे भाव बढ़ेंगे। ऐसी जमात का इस वक्त अपने लीगल एडवाइज़र की सुनना, और आप उस लीगल एडवाइज़र को भी देखें कि वो उस सियासी ग्रुप ऑफ लॉयर्स से हैं जिससे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, यानी उनका उस ग्रुप के ख़िलाफ़ पोजीशन लेना और कानून और उसूल की बुनियाद पे पोजीशन लेना, ये एक बहुत अनहोनी सी बात है। एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज़ ट्रू राइट नाउ। और यू नो, आई एम वेरी प्लेजेंटली, देखिए मेरे ख्याल में अब तो फैन लग रहे हैं। ये अभी नया बना हुआ फ़ैन हूँ, और अल्लाह करे कि ये फैंडम जो है ये इस शो को नशर होने तक और उसके बाद भी कायम रहे। लेकिन यू कांट फॉल्ट हिम। कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त जो रोल अदा कर रहे हैं वो
किसी भी लॉयर बॉडी से बहुत ज़्यादा है, किसी भी जुडिशल पोजीशन से बहुत ज़्यादा है। वो इस वक्त अगर आप ये मान लें कि फजलुर रहमान साहब के बगैर इन तरमीम को पास करने की बज़ोर बाजू भी नंबर्स नहीं है, तो इस वक्त इस तरमीम की रुकावट फजलुर रहमान साहब हैं, जो कि ज़ाती तौर पे जो भी चाहते हों इस वक्त अपने कानूनी मुशीर की सुन रहे हैं, और वो कानूनी मुशीर मौलाना साहब को इस बात पे कन्विंस करने पर अभी तक सक्सेसफुल हैं। अभी तक वो कर पा रहे हैं कि ये उसूलों के ख़िलाफ़ है, ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है, ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है, और अभी तक तो हो रहा है। एंड आई एम अमेज्ड। तो मोइज़ भाई, आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि माना कि ये वाला जो एस्टेब्लिशमेंट और ये वाली जो हुकूमत है फजलुर रहमान को अगर कुछ नहीं दे पा रही, वो आगे भी ये भी तो देख रहे हैं कि अगर मैं इस पे स्टैंड लेता हूँ तो पीटीआई के साथ आगे चल के मेरा इत्तेहाद हो सकता है, सियासी तौर पर वो वहाँ से तो गेन कर सकते हैं ना। क्योंकि देखें, अवाम तो जो बज़ाहिर हमें लगता है, जो हमने इलेक्शन में देखा, पीटीआई के नंबर्स बहुत हाई हैं अवाम में। नहीं, लेकिन क्या जब फितरी तौर पे एमक्यूएम और पीटीआई का इल्हाक हो सकता है? मेरी नज़र में नहीं हो सकता, क्योंकि एमक्यूएम की सफाया कर दिया है पीटीआई ने एक शहर से। अब उसके बाद एमक्यूएम जो भी कल की सोचे, परसों की सोचे, और फैज़ हमीद उनको जिस तरह भी सुपर ग्लू के साथ जोड़ दे पीटीआई के साथ, फितरी तौर पे तो नहीं समझ आती ना। तो फजलुर रहमान साहब भी मतलब अगर ये सब कुछ करने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं और इस रुकावट बनने में कामयाब हो जाते हैं, तो डे टू डे पॉलिटिक्स के तो फिर कुछ और ही इंटरेस्ट होते हैं ना, कि आपने अगर एक वक्त पे एक चीज़ की तो उसका सहारा गारंटीड तो नहीं है कि कोई जमात बाद में देगी। लिहाजा मेरी नज़र में पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो ये कहती है कि भाई आज फ़ायदा उठाओ। फजलुर रहमान साहब भी उम्र के उस हिस्से में है कि उनको भी नज़र आ रही है कि उनकी ये लास्ट ही इनिंग्स होगी। अगर उस इनिंग्स में जो कुछ उनको मिल सकता है, मतलब केपी गवर्नर को तो टिशू की तरह फेंकने को तैयार थी पीपल्स पार्टी, उसके अलावा अगर इतने दिनों की फ्रस्ट्रेशन के बाद मजीद और चीज़ें भी ऑफर हुई होंगी ना, जाहिर है। अगर उसके बाद भी वो एक बुनियाद पे खड़े हैं और न सिर्फ उनके लीगल पोजीशन कंसिस्टेंट है, वो बार बार पब्लिकली आके कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इसको दाद ही देनी चाहिए और इसके पीछे कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 63A के बाद अब तो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो हलाल हो चुकी। तो अगर फजलुर रहमान हामी नहीं भरते, वो हक में वोट नहीं देते इन तरमीम के, तो क्या इसके अलावा भी नंबर्स पूरे किए जा सकते हैं? करने को तो किए जा सकते हैं। मतलब सलमान अकरम राजा ने कहा था ना कि मतलब मेरे घर वालों को भी उठा लो। इस तरह अगर आप इस तरह का माहौल क्रिएट करें, वो कोई पीटीआई का एमएनए था जिसको ढूंढने के लिए F7 में उसके घर में 4-5 बंदों की पिटाई लगाई। उसके अलावा आप और मतलब कोर्सिव मेजर्स यूज़ करके लोगों के घर वाले उठा लें, तो इस तरह नंबर्स आप पूरे कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आएगा तो फिर वो वोटिंग के लिए भी आप पहुँचा सकते हैं, लेकिन सबके सामने होगा ना। ये चीज़ जो है, देखिए फैसल, आप वकला से पूछते हैं कि इसमें कानूनी जवाज़ कितना है आइनी तरमीम करने का, लेकिन कानूनी जवाज़ हो या ना हो, उससे लेसर स्टैंडर्ड एक मॉरल जवाज़ होता है ना। किसी भी चीज़ का एक प्रिंसिपल, किसी भी चीज़ का एक कंसेंसस हुआ या नहीं हुआ, एक रात के अंधेरे में आप आइनी तरमीम करने जा रहे थे, कानूनी तौर पे वो जायज़ थी या नाजायज़ थी, चलें कोर्ट्स देखेंगे, लेकिन मॉरली आप हमें समझाएं ना कि आप क्या करने जा रहे थे। मतलब ये जो आप लोगों के समाजी मुआहदे पे डाका डालने जा रहे थे, वो किस नीयत से डालने जा रहे थे, बगैर बताए कि शिकें क्या हैं, बगैर दिखाए, बगैर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की है। जिन लोगों के वोट ले रहे थे उनके साथ नहीं शेयर कर रहे थे। मतलब एमक्यूएम जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में पैरालाइज्ड है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक मजाक है शहर के साथ, वो भी ये कहने की कोशिश करने को बराबर समझ रही थी कि देखें हमसे बात कर लेते, अगर हमें मुसविदा दिखा देते वोट तो हम करेंगे। मतलब इस तरह की पिग्मी पार्टीज भी अगर कह रही हैं कि यार इस तरह तो नहीं होता, आम कानून साजी नहीं होती, आप आइन को तब्दील करने जा रहे थे। तो अगर यही रिवायत रही, और देखिए फिर फ्लोर के ऊपर मतलब इसको चलें पीटीवी पे आप नशर अगर नहीं करते, अगर शार्क जो है वो केबल खा जाए, और अगर इन चीज़ों को सिर्फ आप रिपोर्टाज पे ही रिलाई करें, और चलें आप यूट्यूब भी बंद कर दें, आप हर चीज़ बंद कर दें, लेकिन इसका जो हकीकत रही वो सामने तो आएगी ना, कि कितने जमहूरी फुकदान में पास हुई, कितना डेमोक्रेटिक डेफिसिट था इस पूरे प्रोसेस में, और वो तो अभी भी सबके सामने आया है ना। यानी 18वीं तरमीम एक जिंदा मिसाल है कि जब एक मेजर अमेंडमेंट करने जाते हैं तो एक साल के लिए कंसेंसस बिल्डिंग हुई, हर शिक के ऊपर डिबेट हुई, हर पोजीशन पे तबसरा हुआ, ले दे हुई। 63A को हटाना चाहते थे कानून में से, मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़िद थे तो उसको रखे रहा, नवाज शरीफ साहब ने इसलिए रखे रहा इसलिए कि वो आइंदा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होना था, जो भी था, लेकिन हर शिक के ऊपर डिबेट हुई। अब ये डिबेट जब आप करेंगे और एक बंदा आके कहेगा कि वो मेरी घर पे अफराद जो हैं वो गायब हैं, अगर उनको वापस कर दें प्लीज़ तो मैं वोट दे दूंगा, मतलब ये बातें सामने आएंगी ना। यानी सवाल होंगे, प्रेसिडेंट्स चेंबर पार्लियामान के अंदर जो है उसको ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे नौशीन यूसुफ साहिबा जाती हैं,
तो उनको कहा जाता है आज आप यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनकी आदत थी, वो वहाँ जाके वेट करती थी। तो ये सारी बातें जो है सामने आएंगी कि इन द डेड ऑफ नाइट हाउ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज वायलेटेड बाय दीज पीपल हु प्रिटेंड पॉपुलैरिटी। मतलब बिलावल भुट्टो आपको अंग्रेजी और उर्दू के मजमूए में समझाते हैं कि जिन्ना जो है वो कुछ कह रहे थे, मतलब हमें बेवकूफ़ समझते हैं ये लोग। और अवाम ने फरवरी 8 को दिखाया है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जाहिल नहीं है, वो आप जो समझते हैं उन्हें वो नहीं है, और आपका उनसे रब्त जो है वो बहुत ज़माने से टूट चुका है और अब आप इर्रेलेवेंट हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। अच्छा मुइज़ भाई, नो डाउट ये हमारे निज़ाम अदल पर डाके के ही मतरादिफ था, जिस तरह से लेकर आई जा रही थी ये तरीकाकार, इससे तो कोई एग्री नहीं करेगा कि ये दुरुस्त तरीका हो सकता है आईनी तरमीम के लिए। मगर सर मुझे ये बताइए कि बार्स का हमने माजी में किरदार देखा कि अच्छा रहा, कोई भी ऐसा स्टेप होता था तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होती थी, मगर इस बार बार्स की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि ख़रीद ली गई हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में क्या चेक्स आ गए हैं क्या? देखें, एक तो पब्लिक स्पेंड होता है, वो तो पब्लिक डोमेन में है कि कितने करोड़ रुपए जो हैं वो 2018 के बाद से इमरान खान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था फरूक नसीम साहब की रिकमेंडेशन पे। आबिद ज़ुबैरी साहब के इलेक्शन में भी इस सिलसिले का एक असर था, और उसके बाद से तवातुर से ये चीज़ बढ़ गई है कि बार्स को हुकूमत की सरपरस्ती, हुकूमत जो है वो बार की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, डोनेशंस देती है, डोनेशंस हैं या हाउसिंग स्कीम्स हैं या मेडिकल, जो भी जिस भी उज़र पे दें पैसे जाते हैं बार के अंदर, जिसकी वजह अच्छा ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियली भी आप देखेंगे कराची की सिंध हाई कोर्ट बार इलेक्शन होने जा रहा है। रिवायती तौर पे ये इलेक्शन जो है ये चंद लाख रुपयों में लड़ा जाता था, हर तरह का वकील ये इलेक्शन लड़ सकता था। उसके जो दोस्त हैं वो रिवायती, क्योंकि उसकी अपनी डायरेक्ट इलेक्शन स्पेंड के ऊपर की इजाज़त नहीं थी, तो उसके दोस्त उसके लिए डिनर्स रख लिया करते थे और चंद लाख रुपए के खर्चे पे एक इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती थी। अब वही कैंपेन करोड़ों की चलाई जाती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं। इलेक्टोरल रोल्स पे ऐसे वकला आ गए हैं जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं है हाई कोर्ट के, लेकिन उनको इलेक्टोरल रोल्स पे ले आया गया है। उनका वोट जो है वो बकदरे ज़्यादा अब काउंट करता है। इलेक्शन हमारी बार के अंदर लसानियत का अंसर नहीं था, अब है। हमारी बार इलेक्शंस के अंदर सियासत का इतना बराह रास्त दखल नहीं था, सियासी जमातों का, रिवायती सियासी जमातों का, अब है। तो ये अब इस सब कुछ की मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन है कि दोनों तरफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बेस लेवल कंफर्ट एंजॉय करते हैं जहाँ भी हैं, वो जिस भी इलेक्टोरल सिस्टम में हैं, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो ये सुपीरियर बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है और जो सुपीरियर कोर्ट्स की बार्स हैं, उनकी तरफ से आपको जो रिवायती अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह मुनीर मलिक साहब ने भी कहा था कि अपोजिशन इन बार से नहीं आती, अपोजिशन आपके बेस लेवल बार से आती है। कि अगर आप वकला से पूछें ना, सांस आप ये माइनस कर देंगे कौन किस प्लेटफॉर्म पर लड़ रहा है और बिलावल आ गए हमारे पास, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इससे हट के वकला से पूछें तो जो भी थिंकिंग प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो इस तरमीम के कम्प्लीटली ख़िलाफ़ है, और वो खड़ा होगा इस बात के ख़िलाफ़ कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट गुड जजेस को इस तरह उनको आउट मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका जो हक है उससे उनको महरूम कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपको प्लायंट लोग चाहिए अपनी मशकूक अज़ाइम पूरे करने के लिए। और ये मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ये पास हो भी जाती है तो वकला फिर जो सामने आएंगे वो बार्स से मुतहर्रिक नहीं होंगे, लेकिन वकला ज़रूर सामने आएंगे। तरमीम में वकला के लिए भी कोई सरप्राइजिंगली कुछ है, क्योंकि नई अदालत बनेगी तो फिर वकला, कौन से वकला वहाँ जाकर केसेस लड़ने के लिए वो मतलब अहल होंगे, कौन से नहीं होंगे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वकला के लिए इस हद तक तो है ना कि आपको और जजेस चाहिए होंगे। अगर ये तरमीम आ जाती है तो अगर ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो की तरमीम आ जाती है जहाँ पे 5 सूबों के अंदर सुपीरियर कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनेंगे, तो वहाँ पे आपको सैकड़ों वकला चाहिए होंगे। तो ये फिर जिस रिवायती पूल में से निकलते हैं तो वो उनके लिए तो एक प्रॉमिस है, और रिवायती तौर पे जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जज बनने की कंपटीशन निस्बतन आसान हो जाएगा, निस्बतन कम हो जाएगी कंपटीशन। तो ये सारे इंटरेस्ट तो हैं, लेकिन अगेन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स बॉडी विल नॉट स्टैंड फॉर दिस। और आप देखेंगे कि जिस तरह ये खतूत सामने आए हैं, सैकड़ों वकला ने साइन किए हैं, सैकड़ों वकला ने, कल 400 वकला ने मार्च किया है KBA के प्लेटफॉर्म पे, प्रेस क्लब पर जाके स्पीचेस किए हैं। देखिए, ये डिसरेगुलेटेड होगी लॉयर्स मूवमेंट इस दफ़ा, और उसका शायद वो असर नहीं होगा क्योंकि जो काउंसिल्स और बार्स हैं वो अपने मफादात देखते हुए पीछे होंगी। लेकिन अगर ये पास होती है इस शक्ल में तो ये वकला चुप नहीं बैठेंगे। मैं इस बात पे पुरुमीद हूँ। तो मोइज़ भाई चुप नहीं बैठेंगे तो बोलने का वक्त तो अब है ना, जब हो ही जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा बोल रहे हैं? जी फैसल साहब, बोलने का वक्त अब जिन बार्स और जिन काउंसिल्स में है वो तो कैप्चर्ड है ना, जिस तरह मैंने कहा।
तो जो बोल इस वक्त रहे हैं वो इनफरादी तौर पे बोल रहे हैं, या कराची बार एसोसिएशन बोल रही है, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से बात सामने आई है, अगेन उसकी कवरेज अगर आज़ाद होती तो आप देखते ना, इस वक्त तो आप सिर्फ बिलावल भुट्टो के मज़ाहिया किस्म की दलाइल सुन रहे हैं ना, क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन जो बार्स के अंदर कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं वो हो रही हैं। अब वो आप देख नहीं रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं जा रही सर, दिखाई नहीं जा रही, लेकिन जो पोजीशंस हैं वो वाजे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो गलती कर दी थी बिलावल साहब को क्वेटा बार में बुला के वहाँ के सदर को बोलने की इजाज़त दे दी थी, तो उसने जो 7 मिनट में उन साहब ने जो बात कही है कि आप ये रैप अप ही कर दें इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने ये करने जा रहे हैं, तो अगर देखिए अगर आज़ाद इजहार होता ना, ये मेरे अपने पार्टनर से भी बात हो रही थी कि हिम्मत ही नहीं होती बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक आज़ाद कॉन्वर्जेशन के अंदर कदम रखने की इन अ बार एसोसिएशन। ये इस हद तक अटैक है ऑन द जुडिशरी, ये हमारी ट्रेजेडी है, और ये हमारी बार पॉलिटिक्स की ट्रेजेडी है कि बिलावल इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को समझता है कि वो आके बगैर सवालात लिए ही सही कि वो इस वक्त इस हालत में इस तरमीम को चैंपियन करते हुए वकला को एड्रेस कर सके और इस रऊनियत के साथ एड्रेस कर सके और उनको समझा सके कि मैं आपके लिए ठीक समझ रहा हूँ, और उसके लिए 10 वकला ही सही तालियां बजा रहे हो। मतलब ये एक जनरल शेम है हमारे वकला के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर वो सिंध हाई कोर्ट बार वाला फंक्शन भी अगर वो डेमोक्रेटाइज्ड होता और अगर वहाँ सवाल जवाब की गुंजाइश होती तो बिलावल साहब समझ जाते कि वकला कितने बेवकूफ़ हैं और कितने उनकी बातों के कायल हैं। कुछ काजी फायद ईसा साहब की बात कर लेते हैं सर। वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वापस आ रहे हैं क्या, या वो रिटायर ही हो रहे हैं? भाई क्या तो यही रहे हैं कि रिटायर हो रहे हैं, अभी तक तो इसी पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि रिटायर हो रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में काजी साहब, आई थिंक हिस्ट्री इस बात को असर्ट करेगी कि काजी साहब कितनी कोशिश थी उनकी रिटायर ना होने की, कितनी कोशिश थी उनके मद्दाहों की उनको एक टेन्योर में। वैसे उनका एक बयान आया था, आपको नज़र से गुजरा हो कि मैं रिटायरमेंट ही लूंगा, और मैं ये तो नहीं था बयान। अच्छा, अगर ये बयान होता तो हम आज ये बात नहीं कर रहे थे। देखिए हुआ ये था कि ये सबको पता है कि पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन अगर उनको दी जाती तो वो गैर कानूनी होती और वो अदालत में चैलेंज होकर गैर कानूनी करार पाती। तो गुफ्तगू ये हो ही नहीं रही थी। गुफ्तगू तो ये थी, मई से ये गुफ्तगू थी कि हम तमाम जजेस का टेन्योर बढ़ा देंगे, और फिर उस पे जो चपकलिश थी वो ये थी कि चलें बढ़ा दें, लेकिन उसका इतलाक जो है वो हाजिर जजेस के ऊपर ना हो, अगली जनरेशन ऑफ जजेस पे हो। लिहाजा ये तो मुसव्वदा हुकूमत भी करने को पेश करने को तैयार नहीं थी कि भाई एक ही जज को हम बढ़ा देंगे या इस वक्त हम कर देंगे। तो काजी साहब को ऑफ द रिकॉर्ड कोर्ट किया, उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से बात की और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं नहीं इंटरेस्टेड किसी एक्सटेंशन में। जर्नलिस्ट ने जब ये रिपोर्ट कर दी तो उनकी तरफ से सफाई पेश की गई, प्रेस रिलीज, कि मैंने कहा था, अव्वल तो उन्होंने कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ। तो वो तो बात ही नहीं हो रही ना, मतलब वो तो ऑन द टेबल ही नहीं है। ऑन द टेबल ये बात है कि सबके 3 साल बढ़ाने की आड़ में हमें काजी साहब जो हैं वो मिल जाएंगे मजीद 3 साल के लिए। तो उन्होंने इसकी वजाहत नहीं दी है, और कोर्ट रिपोर्टर्स ये बज़िद हैं, मई से बज़िद हैं कि आप बस ये कह दें कि आप 25 अक्टूबर को घर जा रहे हैं, कम वॉट में, और ये आपके हवाले से सारी तनकीद ख़त्म हो जाएगी। और अगर जवाब ये था मई में ना कहने का कि फिर तो मैं लेम डक हो जाऊंगा, तो आज 14 अक्टूबर है, आज कह दें। और आज कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज तो सबको पता है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि वो अब ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं PML नून के अलावा सब लोगों के लिए, तो नंबर्स नहीं है। मोइज़ भाई, एक मुश्किल मगर मासूमाना सवाल है, काजी फायद ईसा साहब इस सिस्टम के लिए इतना क्यों ज़रूरी है? सब क्यों चाहते हैं, उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं? इसका मुकम्मल जवाब मैं 26 अक्टूबर को दूंगा, लेकिन इसका मुख्तसर जवाब ये है कि काजी साहब का कोई एक फ़ैसला ऐसा नहीं है जो PTI के हक़ में आया हो, उनका कोई एक फ़ैसला ऐसा नहीं है जो कि हुकूमत वक्त को तंग करता हो। तो लिहाजा फितरी तौर पे ही अगर ये सब समझा जाए कि वो फितरी तौर पे ये सारे फ़ैसले दे रहे थे, तो भी वो एक आइडियल गारंटर ऑफ दिस सिस्टम है। उनके होते हुए इलेक्शंस ट्रिब्यूनल्स के मामला जो हैं वो ताख़ीर का शिकार रहे, उनके होते हुए इलेक्शन के हवाले से जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं लगी, उनके होते हुए PTI का सिंबल डिप्राइव हुआ, फिर उनके होते हुए रिजर्व सीट्स का फैसला वो माइनॉरिटी में नज़र आए, उनका जिस तरह आर्ग्यू हुआ वो आपने देखा, उनके होते हुए PTI के ऊपर एक के बाद दूसरी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस और
पोजीशंस ली गई हुकूमत की तरफ से जो कि सक्सेसफुल रहीं, और वो काजी साहब के बगैर मुमकिन नहीं थी। तो वो जिस तरह हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो इस सिस्टम के गारंटर हैं, और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, काजी साहब नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता अभी। तो सर कुछ अच्छे फैसले भी कुछ नज़र से गुजरे हैं आपके, जो आपको लगे हो कि कुछ मोनाल रेस्टोरेंट वगैरह, उस पर अप्रिशिएट करेंगे आप? जी मैं करूँगा मोनाल रेस्टोरेंट पे वो, लेकिन देखें एक चीज़ होती है मेकअप, मेकअप इज़ आर्टिफिशियल, और मेरी नज़र में काजी साहब के जो आप कुछ रन ऑफ द मिल फैसले कह दें कि उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, तो वो इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ हिज वर्क। मतलब द बॉडी ऑफ हिज वर्क विल आउट लास्ट हिम, और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी लेगेसी होगी, उनका क्लियर बायस अगेंस्ट इमरान खान एंड द तहरीक इंसाफ, और उस सिलसिले में उन्होंने जो फैसले दिए, और ये लेगेसी के हवाले से कमेंट्री अभी से शुरू हो गई है। वो पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे खतूत लिख लिख के, सफाइयाँ पेश करते करते, लेकिन ये दाग उनकी लेगेसी पे से नहीं धुलेंगे। तो मुझ भाई आपको क्या लगता है कि काजी साहब ने ऐसा क्यों किया? ये हुब्बे अली में किया या बुग़्ज़ माविया में किया? ये ऐसा किया क्यों? इसकी शुरुआत तो बुग़्ज़ माविया में ही हुई थी, क्योंकि अभी मेरी राय है, क्योंकि ये वो रेफरेंस जी, जो मोहब्बत बड़ी थी वो चलती भी आ रही है। देखिए काजी साहब के साथ बिल्कुल गलत हुआ था, बिल्कुल गलीज ये सब मानते हैं, इवन के पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि हमने गलत किया था। जी, कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कर तो रहे थे। और उनकी ज़ौजा को, जो कि उनके बहुत करीब हैं, जो कि एक रिवायती रिलेशनशिप से ज़्यादा करीब हैं, वो एक मैरिज ऑफ इक्वल्स है, साफ नज़र आता है, ओथ लेते हुए वो साथ खड़े हुए थे। उनके ऊपर जिस तरह के हमले किए थे, वो स्टिक लेके पहुंचती थी एफबीआर का कमिश्नर उन्हें पूरे दिन वेट कराता था, कोर्ट में वो रोई थी, उनके ऊपर जिस तरह के जारहाना, सिर्फ गलत नहीं होता ना ये। देखें, ये आप इस वक्त की अदालत से हट के आप इस वक्त की सहाफ़त का मंजरनामा देखें, जो मतलब एक ज़माने के बहुत आज़ाद जहन सहाफ़ी रहे हैं, वो एक इस वक्त बायस रखते हैं इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो सब के सब इसलिए ये बायस रखते हैं क्योंकि वो बिके हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इस तरह के कमेंटेटर्स पे और काजी फायज़ ईसा साहब एज अ जज पे इस हद तक वार किए हैं कि उन्होंने परमानेंट डैमेज किया है उन लोगों की। मेरे ख्याल में नाम लिए बगैर ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी सेंस ऑफ बैलेंस को हमेशा के लिए स्क्यू कर दिया है पीटीआई ने। जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह की उनको गालियाँ दी हैं, जिस तरह की उनके किरदार कशी की है, उसके बाद उनका सेंस ऑफ बैलेंस इस हद तक स्क्यूड है कि वो आज समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं, और वो मेरी नज़र में सही नहीं कर रहे होते। लेकिन वो यहाँ जहाँ खड़े हैं वो अपनी नज़र में फितरी तौर पर खड़े हैं, सब नहीं, कुछ गैर फितरी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सेंटर को यहाँ समझ रहे हैं जबकि वो सेंटर उनका यहाँ है, लेकिन उनका सेंटर खराब करने का किरदार जो है वो पूरा पीटीआई का है, उसकी पूरी गलती पीटीआई की है। अब आपके पास आके आपको चाय पिला के कह देना यार मैं बड़ा गलत था, ये फिर उस आदमी के ज़र्फ पे होता है कि वो इतना बड़ा हो कि वो आपको माफ़ कर दे। कई नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता अगर मेरे साथ होता। इसी तरह काजी साहब के साथ जो हुआ है वो किसी के भी सेंटर को ऑफसेट कर दे, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास एक कलीजियम ऑफ जजेस है, उनको कई मौके मिले हैं ये देखने के लिए कि उनका सेंटर शायद ऑफ सेंटर है, उनका बैलेंस शायद ऑफ बैलेंस है, लेकिन उन्होंने बज़िद होके फिर भी अपने आप को वहीं खड़ा किया। और मेरे ख्याल में वो फिर ये गुंजाइश नहीं छोड़ता कि आप कह दें कि शायद ये सब कुछ जो है ये नेचुरल था। माजी में हमने देखा जस्टिस मुनीर ने जो किया, उनके फैसले आज तक हम नहीं भुला पाते, उनके दाग अब तक नहीं धुल पा रहे। काजी साहब ने जो कुछ किया, आपको क्या लगता है कि कितने साल चाहिए ये दाग धोने के लिए जो अदलिया पे लगे? देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं है दाग क्या है। आप समझते हैं ना कि ये पीटीआई वाला फैसला, इससे कुछ नहीं होता। एक इलेक्शन है ना, एक इलेक्शन साइकिल है। जो असली फेलियर्स हैं वो हैं कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ख़त लिखते हैं कि हमारे ऊपर बराह रास्त इंतज़ामिया असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। एक जज के बेडरूम में से कैमराज निकल रहे हैं, एक जज के ज़ाती फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, और इस ख़त के जवाब में काजी फायज़ ईसा साहब आपको उसी इंतज़ामिया के हवाले करने की कोशिश करते हैं। और जब वो नहीं हो पाता तो फिर वो 4 दफ़ा अलग अलग औकात पे ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि तसद्दुक़ जिलानी उस कमीशन से पीछे इसलिए हटा इसलिए कि सोशल मीडिया ने उनको प्रेशर कर दिया था। हालांकि तसद्दुक़ जिलानी लिख के ये कह चुके हैं मैं किसी प्रेशर की वजह से नहीं हट रहा, मैंने जब जायज़ा इस मामले का ठीक से लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी कमीशन का मामला ही नहीं है, ये जुडिशरी का खुद फैसला करने का मामला है। उसके बाद आपने उस फैसले को मंतक़ी अंजाम तक नहीं पहुँचाया। मीनवाइल तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री जाली होने की खबर निकल रही है और कराची यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ 30 साल पुराना एक्शन ले रही है। ये आपको कुछ इसके अंदर एक कंस्पिरेसी नहीं नज़र आ रही।
आप इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। ये जो है ना, मेरे ख्याल में 6 इंडिपेंडेंट जजेस को इस तरह टू लीव देम टू द डॉग्स, इस तरह उनको अकेले खड़े कर देना और ऐसे बन जाना जैसे उन्होंने आप पे हमला किया हो, इस लेवल ऑफ नार्सिसिज्म का शिकार होना, आई थिंक ये इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्रिएट करता है। आई थिंक जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ किया, उसके बाद जो सबक आया बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को, आई थिंक ये इस सबक को भूलने में कई साल लगेंगे कि एक जब आपका अपना चीफ आपको अबैंडन करने को तैयार हो। आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट में जब एक इंडिपेंडेंट चीफ आया और उसको आपने फ़ौरन एलिवेट कर दिया, बाकी सारे लोगों की रिफ्यूज़ल के बावजूद, सिर्फ इस बुनियाद पे जो नज़र आता है कि वहाँ पे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ज़्यादा बना रहे थे ताकि फ़ैसले जल्दी हो सकें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके ख्याल को रद्द कर रही थी कि हम ये जज नहीं लेंगे। एक हाई कोर्ट के जज के प्रपोजल को वो रद्द कर रहे थे और कोई जवाज़ के बगैर रद्द कर रहे थे, जिसको आपने सराहना था। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्रिएट करती हैं। ये तो आप जस्टिस मुनीर से ज़्यादा वर्स समझते हैं काजी साहब, काजी फायजी साहब? देखिए, मैं रैंक करने का अहल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, और मुनीर साहब जो हैं वो मेरे लाइफ टाइम में नहीं थे, और मैं नहीं कह सकता कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, लेकिन मेरे लाइफ टाइम में जो जजेस रहे हैं वो भी बहुत काबिल रहे हैं। साकिब निसार देखा है मैंने, गुलजार अहमद देखे हैं मैंने, चौधरी इफ्तिखार देखे हैं मैंने मतलब ये किसी भी बैनुल अक़वामी मेयार पे ये कार्टून्स हैं, ये अलग अलग लेवल्स पे कार्टूनिश हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रॉर्डनरी होता अगर ये किसी भी और निज़ाम के जज बनते और जज रहते इस तरह की हरकतों के बाद जो हरकतें इन अफराद ने की हैं। लेकिन काजी साहब मेरी नज़र में इन सबसे आगे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर आई स्टैंड राइट नाउ। सर, काजी साहब के बाद 2 सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, सर बहुत से ऐसे केसेस देखे वो बेंचों में बैठने से भी इनकार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सरप्राइजिंग है? उनका ये रवैया सही है? क्या लगता है आपको? देखें, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अब बेंचों में बैठने से इनकार कर रहे हैं, जबकि काजी फायज़ ईसा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बननी थी। उस कमेटी में 2 सीनियर मोस्ट जज, 3 सीनियर मोस्ट जज होने थे। उस फैसले को सराहा काजी फायज़ ईसा साहब ने, ये कहते हुए कि यहाँ पे ये डोमेन तो सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन कानून का ये तकाजा है, मोरालिटी का ये तकाजा है, ईमान का ये तकाजा है कि ये तमाम फैसले कंसेंसस से किए जाएं, लिहाजा ये है तो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन, लेकिन इसके अंदर पार्लियामान का जो ये असर है ये ठीक है, और उसकी वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट के थ्रू बन गई। अब एक वीकेंड पे क्योंकि काजी साहब जो हैं फिर माइनॉरिटी में आ गए, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब उनकी नीयत या उनकी राय थी उसको रद्द करने लगे। उनकी राय क्या थी? 63A का रिव्यू जल्द अज जल्द लगे। जिस वक्त रिजर्व सीट का फैसला आया हुआ था और ये मुमकिन था कि कुछ जजेस जो हैं वो 8 की मेजॉरिटी से टूट जाएं, तो उस वक्त उनकी राय ये थी कि अब ये रिजर्व सीट्स का रिव्यू जल्द अज जल्द लगे। अब जबकि रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद एक मजीद वजाहत आ गई है और ये क्लियर है कि ये 8 जजेस साथ खड़े हैं, तो अब काजी साहब को नहीं लगाना उसका रिव्यू। अब वो रिव्यू जो है वो हुकूमत का आईनी और कानूनी हक नहीं है, अब वो नहीं लगेगा केस। क्यों? क्योंकि जब फुल कोर्ट बैठेगा और जजेस को एक मौका मिलेगा लाइव स्ट्रीम के अंदर कुछ कहने का, कुछ सुनने का, तो जो इस वक्त अदालत का माहौल है वो आया हो जाएगा, और चीफ जस्टिस साहब को इससे क्योंकि इज्तनाब करना है, तो लिहाजा अब रिजर्व सीट्स का केस नहीं लगना। लेकिन 63A का क्योंकि केस लगाना था और ये हॉर्स ट्रेडिंग को हलाल करना था, जो कि गलत फैसला था और जिसको अंडू होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त क्योंकि करना था, तो वीकेंड पे एक ऑर्डिनेंस आती है और वो कहती है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसके अंदर से 2 मोस्ट सीनियर जज बैठेंगे और एक जज कोई भी जो चीफ जस्टिस लगा दे। अच्छा, ये इतना मजे का खेज थी कि सब ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अमल करे, और ये कलदम है ये ऑर्डिनेंस, और इसको कलदम करार दे देना चाहिए। और इसके कहने की वजह से ये तो फर्ज नहीं हो गया ना कि पुरानी कमेटी तोड़ दी जाए, यानी कि चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो पुरानी कमेटी से ही चले, चाहे उसके पास अब गुंजाइश है कि पुरानी कमेटी में से एक जज को निकाल दिया जाए। घंटों के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक नोटिफिकेशन पास करते हैं, मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी में से निकाल बाहर करते हैं और अपने मनपसंद एक और जज साहब को उसमें शामिल कर देते हैं। इसके ऊपर जब तनकीद आती है मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, तो उस तनकीद के जवाब में वो मजीद भुगतान तराशी करते हैं मुनीब अख्तर साहब पे। अब इसके बाद जब कमेटी बैठती है तो उसके 3 पूरे नहीं होते। नई ऑर्डिनेंस जो कि कलदम है उसके तहत भी उसका कोरम पूरा नहीं होता, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब उसका हिस्सा नहीं लेते। लेकिन फिर भी आप उस कमेटी के तहत 2 रुकनी कमेटी जो कि कमेटी नहीं है
उसके तहत आप फैसला करके बेंचेस बनाते हैं और प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे आप बहुत सारी बेंचेस बना रहे हैं, लेकिन बेंच आप दरहकीकत एक बनाते हैं जिसकी आप तारीख सेट करते हैं, उसके अंदर खुद बैठते हैं। ये जवाब नहीं बताते कि इसके अंदर अब क्यों खुद बैठ रहे हैं, पहले आपने जब पेश की थी इसकी ज़रूरत और इसकी जल्दी में फैसला होना 63A का, तो अलग बेंच प्रपोज की थी। इसके जवाब के बगैर आप बैठते हैं, खुद बैठते हैं, एवरीडे हियरिंग करते हैं और 4 दिन के अंदर मामले को निपटा देते हैं और 63A के फैसले को, गलत फैसले को अंडू कर देते हैं। और आपको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि इसकी वजह से आइन की तरमीम आसान हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, और हम ये सब मान लेते हैं क्योंकि हम उतने ही बेवकूफ़ हैं जितना काजी साहब चाहते हैं। तो जाहिर है फिर जब एक कमेटी ही सही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई हुई तो उसके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को आप तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि वरना आप उसको लेजिटिमाइज कर रहे होंगे। तो इस हद तक जब बात आ गई है तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हक बजाने में वो दोनों नहीं, तमाम जजेस जो फिर इन बेंचेस के ऊपर नहीं बैठ रहे, क्योंकि ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो सर वैसे सरप्राइजिंग इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनने से पहले उमर अता बंदियाल के दौर में ये लोग भी तो बाइकआउट करते रहे बेंचेस। जी, लेकिन इनका बॉयकॉट अलग था। इनका बॉयकॉट इससे कहीं आगे था। उस वक्त जो ये कानून था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके तहत कमेटी बननी थी, उसको कानून बनने से पहले उमर अता बंदियाल साहब की स्पॉन्सर्ड बेंच ने सस्पेंड कर दिया था। तो वो कानून इन द फील्ड नहीं था। काजी साहब इस उसूली बुनियाद पे बेंचेस में नहीं बैठ रहे थे कि नहीं, उसके ऊपर इस तरह कानून मेरी नज़र में सस्पेंड नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में इस केस के फैसले को मंतकी अंजाम तक जब तक नहीं ले जाया जाता तो मुनासिब नहीं है मेरा बेंच पे बैठना। ये एक बिल्कुल अलग लेवल ऑफ प्रोटेस्ट है। और ये कह देना कि इस वक्त जो कानून आपने राइज किया है जो मेरी नज़र में गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद जो आपका बनाया हुआ ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी 3 जजेस होना ज़रूरी है, जिनमें से 2 सीनियर मोस्ट होना यानी मंसूर अली शाह साहब का होना ज़रूरी है, उनके बगैर आप ये बेंच बना ही नहीं सकते। ये एक बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेस्ट है। ये हाजिर कानून के तहत प्रोटेस्ट है, वो मफरूज़े और मोरालिटी के तहत प्रोटेस्ट था। आप दोनों को सराह सकते हैं, लेकिन अगर जो इंसान वो प्रोटेस्ट कर सकता है वो फिर मेरी समझ से बाहर है कि ये हरकत कर सकता है। उनके बाद मोस्ट सीनियर जो हैं मंसूर अली शाह हैं, वो आपके ख्याल में हीरो हैं या विलन हैं? देखें, एक प्रैक्टिसिंग वकील से आने वाले चीफ जस्टिस की राय लेना जो है वो मेरी नज़र में उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। ये मेरे मफाद में है उनकी तारीफ़ करना, और मैं फिर उनकी तारीफ के पुल बांध के जो है वो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट एक क्लियर मगर सर अगर उनका माजी देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, हाँ, माजी में मफादात का तसादुम, माजी में पीटीआई की भी गुड बुक में नहीं थे मंसूर अली शाह। ये तो नहीं अभी जाकर देखें जी। हाँ, अब इस सब डिस्क्लेमर के बावजूद कि मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, ये मफादात का तसादुम है। मेरे नज़र में मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जेनरेशनल टैलेंट्स हैं और ये मेरी नज़र में होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वकील से पूछ लें, ये जजेस आर द मतलब मुनीब अख्तर साहब का उमर अता बंदियाल साहब के ज़माने में एक पॉलिटिकल टेंट सामने आ गया था, तो लिहाजा उसके ऊपर लोग मुझसे शायद इख्तलाफ करें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का जो बॉडी ऑफ वर्क और जो जूरिस्प्रूडेंस है उस पर कोई शक नहीं है। एक ब्रिलियंट वंस इन अ जनरेशन जज हैं, एक रिफॉर्मिस्ट हैं, प्रोसेस समझते हैं और उनकी ज़रूरत है इस सिस्टम को। अब मैं मुनीब अख्तर साहब के बारे में भी कहूँगा कि उनका जो लीगल माइंड है वो वंस इन अ ट्रांस जनरेशनल टैलेंट्स हैं। ये मुनीब अख्तर साहब की अगर आप उसको एक सियासी बेंट कहें, उसको दरगुजर करते हुए भी अगर उनका बाकी काम देखें तो दीज आर एक्सेप्शनल टैलेंट्स जिनको आप मतलब बिलावल भुट्टो के हाथ चढ़ा रहे हैं। ये एक्सेप्शनल जजेस हैं और ये सिर्फ 2 नहीं है। इनकी वजह से देखें जुडिशरी में ना एक पेंडुलम शिफ्ट आया कि मुशर्रफ को निकाल बाहर किया तो आज़ाद जजेस होने चाहिए। तो उस वक्त जो जजेस भर्ती हुए वो बस उनकी गट्स की वजह से, यानी कि उनकी हिम्मत की वजह से भर्ती हुए, चाहे वो जितने भी नालायक हो। तो आपको इफ्तिखार चौधरी टाइप जो इफ्तिखार चौधरी एरा में जजेस आए उनके कितना लायक होना को नहीं देखा जाता था, वो एक सानवी ट्रेट थी। फिर उसके बाद करेक्शन आनी पड़ी क्योंकि जजेस जो है वो हिम्मत तो बहुत थी लेकिन मटीरियल इतना नहीं था। तो उसके बाद करेक्शन में बहुत लायक जजेस आए जो कि शायद हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे जितनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो जुडिशरी बिल्ड हुई है और जो बैलेंस अचीव हुआ है वो बैलेंस ही ये है कि इस वक्त जो सुपीरियर कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो बंदियाल साहब के ज़माने की हो, चाहे वो खोसा साहब के ज़माने की हो, चाहे वो साकिब निसार साहब के ज़माने की हो, ये लायक और काबिल और निडर जजेस हैं ज़्यादातर जो सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर अब एलिवेट हो रहे हैं। जो मेयार था एलिवेशन का वो बेहतर हो रहा है। ये तमाम वो जजेस हैं जिनसे कल की हुकूमतें डरा करेंगी, उनके सियासी एजेंडास की वजह से नहीं, उनकी क्लैरिटी ऑफ विजन एंड इंडिपेंडेंस की वजह से। और इस प्रोसेस को हॉल्ट करने के लिए इस वक्त ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आप टॉप 2 जजेस की बात ना करें,
लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जजेस, चाहे वो शाहिद वहीद साहब हों, चाहे वो आयशा मलिक साहिबा हों, चाहे वो अतर मिल्ला साहब हों, चाहे उनके जो भी माजी की पोजीशंस रही हों, वो इस वक्त एक कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट पोजीशन पे खड़े हैं और वो इसलिए उनसे खौफ खाती है ये हुकूमत, और कोई वजह नहीं है। मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, ऑल ऑफ दीज जजेस, चाहे आप उनके बारे में कुछ भी इन देयर पास्ट परफॉर्मेंस बातें करें, इस वक्त वो दे आर स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट, they are standing for what is just and they are able to explain themselves। मतलब वो ये हवाई बातों की जरूरत उनको नहीं है। काजी साहब के ऐसे कौन से 2 फैसले आपको लगता है जो ताहयात उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे? जनवरी 13 क्या था ये? पीटीआई से उसका बल्ला छीनना, और जनवरी 13, और अगर आप तीसरा पूछेंगे तो वो भी जनवरी 13, क्योंकि देखें उस वक्त वो एक्सपोज हुए थे। उस वक्त तक मेरे जैसे लोग उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे थे। जो लोग इंटरनल खबरों के सुने हुए बैठे थे और जिन्होंने एक पैटर्न सस आउट कर लिया था, फैसल बावड़ा उस फैसले से 2 महीने पहले से कह रहा था कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा। फैसल बावड़ा कहाँ से सुन के कह रहा था? फैसल बावड़ा निकम्मे और नालायक पीएमएलएन और पीपीपी को क्यों कहता है? किसके कंधे पे बैठ के कहता है? तो वो कह रहा था कि मेरा लिख के ले लें आप कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा। तो वो हम हुस्न इत्तेफाक समझते थे जनवरी 13 को। लेकिन उसके बाद देखें, जनवरी 13 के बाद हर दिन जो उन्होंने वजाहत नहीं जारी की, मुबारक सानी केस में 2 प्रेस रिलीजेस आई, 2 रिव्यूज लगे, खिलाफे प्रोसेस होता है जी, मतलब 2 बार चेंज हुआ। एक वजाहत आ जाती तो एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस सैबोटाज नहीं होता, नहीं आई। अब रिव्यू के लिए लगा हुआ है, मेरे ख्याल से जाने से 4 दिन पहले। अब उसके अंदर भी क्या होगा इसके बारे में आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, अब देखेंगे, लेकिन अब तो इट्स टू लिटिल टू लेट। मगर मोइज़ भाई एक बात की तो तारीफ़ करें ना, सीनियर जजेस उनके एजाज़ में डिनर रख रहे थे तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मैं जो है अवाम का पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता। तो माना कि उन्होंने 50 अरब रुपए इलेक्शन के तो चलो फूंक दिए जो हुआ, तो इस पे अप्रिशिएट करेंगे आप उन्हें? 25 लाख रुपए बचाएं सर। ये जो डिनर होता है ना, ये अगले आने वाला चीफ जस्टिस देता है जाने वाले चीफ जस्टिस को। अगले आने वाले चीफ जस्टिस की इस वक्त हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो ये डिनर उनको जो देता, अव्वल तो वो देना अगर सही समझता भी उनको ये दावत देना, तो वो इस वक्त कौन है इस वक्त हमें पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पैसे बचाने थे तो ये जो आईनी हुकूक का उन्होंने मौज़ोलियम बनाया है सुप्रीम कोर्ट के गार्डन में, वो जो सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं, मैं इस चीज़ को सब्जेक्ट मैटर कवर नहीं कर रहा, वो अप्रूवल्स के बगैर 20 करोड़ रुपए उसके ऊपर अभी तक खर्च हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में 25 लाख रुपए भी बचाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो इलेक्शन पे खर्च हुए हैं आपके ख्याल में? जी, वो इलेक्शन जब नहीं कराने थे तो इस वक्त क्या था, IMF के पास जाना है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और वो बहुत सारी बातें थीं जो अब हमें भुलवाया जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल में हमने 20 अरब रुपए एक और चीज़ पे भी लगाए थे, जो बैक जुम्बिश कलम लगाए गए थे, कुछ ज़मीनें थी जो हमने दी थी। तो देखें, ये हम बेवकूफ़ हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारी शरह ख़वानदगी कम है, लेकिन इतने जाहिल नहीं है, और ये जिन लोगों को समझना चाहिए वो समझ जाएंगे, अगर जल्दी समझ जाएं तो सबके बेनिफिट में है। अच्छा मोइज़ भाई, अक्सर हम सुनने को मिलता है, बल्कि काफ़ी ट्विटर पे भी काफ़ी बाजार गर्म रहा, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्या मामला हुआ है? डॉक्टर मुश्ताक साहब जो सेक्रेटरी हैं उनके, उन्होंने उनको इनवाइट किया था, वहाँ पर भी कुछ बदमज़गी हुई थी, कुछ याद पड़ रहा है आपको कि क्या हुआ था? यार, ये उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था, ये जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि ये जो मुश्ताक साहब हैं, जिनको लगने के बाद काजी साहब ने अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया, ये पहले इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर टाइप चीज़ थे। इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी था जो किसी इल्ज़ाम की वजह से ये उस पोजीशन से हटा दिए गए थे, तो इनका एक प्रॉब्लम था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। अच्छा, रिवायती तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उसकी एक सीट होती है इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी के अंदर, जिसके अंदर दीगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स, हमारे मुल्क का इस्लामिक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जो कि एक सऊदी नेशनल है, वो सब रिप्रेजेंटेड होते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रिप्रेजेंटेड होता है। तो क्योंकि काजी साहब को शायद इल्म था इस पूरे चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, वो मुश्ताक साहब के थ्रू, तो ये वहाँ गए थे और उन्होंने एक इजलास अटेंड किया था, जो कि एक बहुत ही ऊंची सतह का इजलास होता है। यहाँ पे फैसले बहुत उमूमी और बहुत ब्रॉड रीचिंग किए जाते हैं। ये सालों में एक दफ़ा इजलास होता है। काजी साहब को वैसे ये भी शिकायत थी कि इतने दिनों बाद क्यों हो रहा है, और वो इस इजलास में मतलब आप यूनिवर्सिटी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं, किस सिलेबस को किस तरफ लेके जाना है, और कौन सी जयद पोजीशंस हैं जिसके बारे में, नए कोर्सेज क्या
किए जा सकते हैं, मतलब इस तरह की उमूमी बातें होती हैं। तो वहाँ पर काजी साहब ने 1-1.5 घंटे की एक पोजीशन ली उनकी, जो कि मतीउल्लाह जान साहब ने फिर उसकी ऑडियो भी शेयर की सबके साथ। तो वहाँ पे काजी साहब ने एक ट्रायल सा चलाया कि जहाँ पे उन्होंने एक खातून रेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मतलब अपने ओहदे की बदउनवानी कर रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होती है, और कोई 2 पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ पे मतलब कोई अपने ओहदे से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर जब एक मौका आया, जब वो जो अरबी थे वो अपने ट्रांसलेटर्स के थ्रू ये कहने की कोशिश करी कि भाई आप ये क्या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो काजी साहब ने एक बड़ी तारीखी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपने अरबी दोस्तों को थोड़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं तो इन कमीने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, आई एम ओनली स्पीकिंग ऑफ दीज लोली पाकिस्तानीज, लोली पाकिस्तानीज। मेरे ख्याल में वो मुझसे वो सेंटेंस मेरे कानों में से नहीं निकलता। ये जो उन्होंने कहा सफाई पेश करने के लिए, आप जब किसी को बुली करते हैं ना, आप जब एक बुली होते हैं तो आप हल्का टारगेट ढूंढते हैं, सामने अगर 2-3 हरीफों तो सबसे हल्का ढूंढते हैं, और जो बाकी उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं आप उनके सामने सरनगू होने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एक पोजीशन थी ना कि काजी साहब ऑल सिलेंडर्स गो थे उस वक्त, काजी साहब वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं FIA को अपने चेंबर में बुला लूंगा, मैं ये इन्वेस्टिगेशन करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये कर दूंगा। एकदम से वो अरबी का ट्रांसलेटर बोलता है कि आर यू ट्राइंग टू, उसने बस सवाल इस तरह किया कि आप क्या कह रहे हैं, कि मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। तो काजी साहब का एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ में जवाब आया अंग्रेज़ी में कि नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं, आप ये चेयरमैन साहब को समझाएं कि मैं तो ये 2 लोली पाकिस्तानीज़, ये 2 कमीने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी ज़ात पे कभी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता ये कहने की। वो एग्जैक्टली अल्फाज जो है वो उन्होंने 2 कहा था या 24 करोड़ तो नहीं कहा था, 2 ही कहा उस वक्त तो 2 थे। अच्छा, फिर फैसल कुछ दिनों बाद ये ऑडियो लीक क्यों हुई? क्योंकि एक इसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इसी खातून रेक्टर या जो भी हैं का केस उनकी अदालत में लगा उनके हवाले से। तो काजी साहब ने कहा बुलाओ इन्हें, तो उनको बताया गया कि ये बीमार है, तो उन्होंने कहा नहीं बुलाओ। तो एक बाकायदा व्हील चेयर, पहले स्ट्रेचर टाइप एम्बुलेंस, फिर व्हील चेयर में वो अंदर आई, सांस लेने में उनको मसला हो रहा है, वो अंदर कोर्ट में आई, तो काजी साहब कहते हैं ड्रामा कर रही हैं ये। और फिर जब वो बाहर जाने लगी तो उनके साथ 2-3 सहाफ़ी उठ के, जब उन्होंने सारा शोर शराबा कर लिया, अच्छा उनके जो वकील थे वो ये कहने की कोशिश में रह गए, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कि ये आप मुकदमा ना सुने, इशारा करते हुए उस इजलास में, क्योंकि आपने उस इजलास में इस राय का इजहार किया था, लिहाजा आप जो है इस मुकदमे को ना सुने, सुनना बनता नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया और उन्होंने बाकायदा खींच के उस वकील को रोस्ट्रम से हटाया, मतलब बूढ़े सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को। सीनियर एडवोकेट एक एडजेक्टिव नहीं है, एक एक्चुअली एक पोजीशन बिस्टो होती है आप पे। किसी भी वक्त तकरीबन 300 लोग होते हैं पाकिस्तान में जो इस सीनियरिटी के अहल होते हैं, तो काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, मतलब द यंगेस्ट यू कैन बी इज़ अबाउट 65-70। तो उनको खींच के पोडियम से हटाया। अच्छा, जब वो खातून को बाहर लेके जाया गया तो उनके साथ 3 सहाफ़ी भी निकल गए। तो जो सहाफ़ी बचे हुए थे वो ये शहादत देते हैं कि काजी साहब ने कहा चलो अब ये इनके साथ ये डॉलर खोर चले गए, ये चंद डॉलर्स के लिए इस बात को बढ़ाएंगे। I don't really know where to start and where to end on this, but ये वो एक मेरे लिए इनक्रेडिबल दिन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मगर मुइज़ भाई हमारी अदलिया की मौजूदा हालात को देखकर आपको लगता नहीं है कि अदलिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है कि जजेस का नाम सुनकर हम ये फैसला कर लेते हैं कि ये जज है तो इस पार्टी के साथ होगा, इसके खिलाफ फैसला आएगा, चाहे वो कोई भी जज हो, हर जज के ऊपर कुछ ना कुछ छाप है, बहुत कम ही ऐसे बचे हैं। जब जजेस के बारे में ये इस तरह की राय कायम हो जाए तो ये हमारे मुल्क की निज़ाम अदल के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा अब नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे मामलात हैं जो इस हद तक गलत या इस हद तक सही हैं कि आप कह सकते हैं कि अगर आज़ाद जज होगा तो ये फैसला आएगा। नहीं, हमें लाहौर की अदालत से बहुत से ऐसे फैसले सुनने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनको जो है वो कहा जा सकता है कि इनके फैसले, आपने खुद कादी फायद ईसा का कहा कि मतलब PTI के अगेंस्ट उनका एक भी फैसला नहीं है, तो क्या ये चीज़ होती है? एक अदालती तो हाँ, अदालत ही तो बचती है एक आम पाकिस्तानी के पास, जब उसका ये इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपको लगता नहीं है कि हम निज़ाम अदल में पीछे जाते जा रहे हैं? नहीं, हम पीछे जाते जा रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, और जब तक ये साइड टेकिंग ख़त्म नहीं होगी, और देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि साइड टेकिंग ख़त्म हो, दूसरा ये कि जो फैसला होना चाहिए वो हो, ये नहीं हो कि हाँ नहीं फैसला ही नहीं करेंगे, लगाएंगे ही नहीं, ये इसको कारपेट के नीचे छुपा दो, ये DHA कोयटा का मामला है इसके बारे में बात नहीं करो,
ये इंटर्नमेंट सेंटर्स का इशू है, वकार सेठ ने फैसला दिया हुआ है कि ये गैर कानूनी है, उसको उमरता बंदयाल की बेंच जो है सस्पेंड करके अब भूली भी है, काजी साहब भी भूले हुए हैं। देखिए जो मेजर फैसला ना करना मेरे नज़र में एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप फैसला करके अपने आप को सामने ले आए, अपनी पोजीशन को जिस भी जवाब पे सामने लाते हैं, लेकिन एक चीज़ को फैसले से ही मुस्तस्ना समझना, मेरे ख्याल में वहाँ से फिर एक ऐसा बिगाड़ पैदा होता है जो कि गुलजार साहब के ज़माने में आम हुआ था, लेकिन जिसको कंटिन्यू किया है काजी साहब ने भी किया है, बंदयाल साहब ने भी किया है। आई थिंक वो रियल ट्रेजेडीज़ है। चलें मोइज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।